तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। यूनर बोल रही होती है, इस मेडिसिन को पीने के बाद आपके ऊपर उस सील से मिलते जुलते मार्क बन जाएंगे, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन ब्लड रिवर कल्ट के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था, लेकिन उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट स्पीड से कल्टीवेट किया। उन्होंने मेरी टैक्टिक्स को समझ लिया और सिटीजन्स का दुरुपयोग करके मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे तभी सेन यूनर का हाथ पकड़ के बोलता है, तुम्हें खुद से नफरत होने लगी थी। ये सुन के यूनर हैरान हो जाती है और इमोशनल होते हुए बोलती है, मास्टर आप। सेन यूनर के आंसू पहुंचते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। यूनर ब्लड रिवर का एंसेस्टर, इविल, क्रूअल और हत्यारा है, फिर भी वो कभी भी किसी से हेड ऑन फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो छिपना चाहे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर हम अभी अटैक करेंगे और सेक्ट के अंदर मौजूद कल्ट के जासूसों को मारेंगे तो ये डेफिनेटली लोगों के बीच दहशत पैदा करेगा, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा क्योटिक हो जाएगी। इससे अपराधियों को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसने तुम्हारा ध्यान भटकाने और लोगों के दिल को विचलित करने के लिए ये न्यूज फैलाया है, जिससे तुम गुस्से से अपना आपा खो दो। एक बार जब तुम अपना आपा खो दोगी तो वो अचानक से तुम पर अटैक कर देगा। अगर तुम फ्रंट लाइन पर फोकस करोगे तो वो और भी ज्यादा फॉलोअर गैदर कर लेगा। उसने क्या ही शानदार प्लान बनाया है। अगर हमें पेशेंस नहीं होगा तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। यूनर तुम्हारी अप्रोच बेस्ट चॉइस है, चिंता मत करो। मैं डेफिनेटली उसका सिर काट दूंगा और उसके खून को सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें उसे और उसके फॉलोअर को पकड़ना होगा। यूनर खुश होते हुए बोलती है, मैंने आपको ये पहले ही नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर उसे अपने पैरों से क्रश कर देंगे। वो बिल्कुल टीडियो की तरह है जो सिटीजन के पीछे छिप रहा है और आग की तरह लपटे भड़का रहा है। सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की उम्मीद में एक ग्रुप को मार रहा है। इसी के साथ वो सेन को हक करके बोलती है, अब जब मुझे पता है कि हम दोनों का प्लान से एक जैसे हैं तो मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं रिलीफ फील कर रही हूँ। सेन बोलता है, क्या तुम्हारा मास्टर सचमुच तुम्हारी नजर में इतना लापरवाह है? तुम क्या सोच रही थी? अगर मैं उन फ्लावर सिस्टर से नहीं मिला होता तो कौन जानता कि मुझे इस मामले पर तुमसे बात करने में कितना समय लगता। अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। वहीं फ्लावर सिस्टर का नाम सुन के यूनर गुस्से से अपनी बॉडी से एनर्जी निकालने लगती है और बोलती है, फ्लावर सिस्टर। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से से सेन से बोलती है, मास्टर आपको सिटीजन्स की बॉडी पर ब्लड रिवर का मार्क मिला है ना? क्या ये वही फ्लावर ग्रुप की लेडीज हैं जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, जिन्होंने एक बार हमारे सेक्ट की मदद की थी? सेन घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये खुद रुसुई नहीं थी, ये उसकी डिसाइपल थी, वो बस बाहर घूमने आई थी। ये सुन के यूनर बहुत गुस्से से एमसी से बोलती है, रुसुई आपको उसका पूरा नाम भी याद है, आपका उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप है। यूनर को इतने गुस्से में देखकर सेन की फटके चार हो जाती है। वो घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने पहले एक दूसरे के साथ डुएल किया था। सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के यूनर शांत हो जाती है और बोलती है, सच में? सेन बोलता है, तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। यूनर बोलती है, ठीक है, इस बार मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अब से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी और मास्टर भी मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे। सेन बोलता है, बेशक मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। साथ ही अपने मन में बोलता है, मैं बस उसके बड़े होने और होशियार होने के लिए उसकी प्रशंसा करने वाला था, लेकिन मुझे उससे अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं थी। फिर सेन बोलता है, तो करंट सिचुएशन में तुम क्या करना चाहती हो? तुम अभी मास्टर को बता सकती हो। ये सुन के यूनर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, वो क्यों चाहते हैं, है ना? फिर मैं उन्हें वो दूंगी जो वो चाहते हैं। जैसे कि कहा जाता है, लहरें जितनी बड़ी होंगी मछली उतनी ही ऊंची छलांग लगाएगी। इसी के साथ वो सेन के कान में अपना प्लान बताने लगती है, जिसके बाद हमें एक केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं ब्लड रिवर एसेस्टर बैठा होता है, वहीं ब्लड रिवर एल्डर बोल रहा होता है, ग्रेट एसेस्टर आप सच में एक गॉड की तरह हैं। वो जी सेक्ट की उस वुमेन ने वास्तव में हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं की। वो डेफिनेटली ये अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगी कि मैं नॉर्थ में नहीं हूँ। ब्लड रिवर एसेस्टर एक मिस्टीरियस से बंदे से बोलता है, तुमको मुझे वुजी सेक्ट तक पहुँचाना है और बदले में मैं तुमको एक अलाई के रूप में देखूंगा। क्योंकि हम एक फैमिली है तो एक दूसरे से नफरत क्यों करें? सामने वाला पर्सन बोलता है, क्या ही बकवास है। फिर हमें बताया जाता है 5 साल पहले नॉर्थ पर ब्लड रिवर एसेस्टर का कब्जा था। ग्रेट कॉन्टिनेंट में छिपी फोर्सेज ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें एम्प्रेस द्वारा खुद गैदर की गई सेंट्रल फोर्सेज का डर था। इसके कारण उन सभी अचीवमेंट के बावजूद ब्लड
रिवर कल्ट एम्प्रेस के साथ ओपनली फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बरसात के दिन तक ये दोनों साइड में बैलेंस बना हुआ था, लेकिन उस दिन ब्लड रिवर कल्ट पर एक असैसन ने हमला कर दिया। उस असैसन ने न केवल ब्लड रिवर सेंस्टर के ठिकाने को ढूंढ लिया, बल्कि उसने हर एक इलाइट मेंबर का सफाया कर दिया। वो असैसन बहुत तेज से उस पर हमला करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो ब्लड रिवर एल्डर पूछता है, तुम कौन हो? वो असैसन बोलती है, मैं स्लैश पर्सन हूँ। इसी के साथ ब्लड रिवर एल्डर का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। ब्लड रिवर एल्डर बोलता है, तुम वापस आ गई। अगर तुम नॉइज के बारे में कंप्लेन कर रही हो तो एक शब्द और, मैं उन सभी को वापस बुला लूंगा। तुमने उस समय जैसी वायलेंस का सहारा क्यों लिया? हालांकि मैं निश्चित रूप से बदलाव के लिए जगह को क्लीन करने में माइंड नहीं करूंगा। इस पर वो असैसन कुछ नहीं बोलती। असेस्टर बोलता है, वुजिसेक्ट में मैंने जो जासूस लगाया है उससे मुझे न्यूज मिला है। एम्प्रेस आज रात हेवन और अर्थ रिचुअल आयोजित करने की योजना बना रही है। हेवन और अर्थ रिचुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तियों के स्पेक्टर का यूज करके किसी के बॉडी को वास्तविक रूप में इनहेंस किया जाता है, लेकिन यहाँ तक कि एक छोटी सी भी गलती बैकफ्लो कर सकती है, जिससे न केवल वो दूसरे रियल में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाएगी, बल्कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। वो हम सभी को खत्म करने और हमारी ग्रजेस को हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग बना रही है, जैसा कि पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे उग्र वुमेन से एक्सपेक्ट की जाती है। फिर भी वो इसमें बहुत जल्दीबाजी कर रही है। मैदान तैयार है, लेकिन इसमें केवल चिंगारी की कमी है। मुझे और ज्यादा बैकअप की आवश्यकता है, जो मेरे साथ वूजी के रैंक में एंटर करेंगे, ताकि वो मुझे खुद से सिटी में ले जा सके। तभी वो असैसन अपने पास से एक स्क्रोल निकालती है, जिससे वो दोनों टेलीपोर्ट करके सीधे वुजिसेक्ट के पैलेस के सामने एक माउंटेन पर आ जाते हैं। जो देख ब्लड रिवर सेंस्टर खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया था डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमसे उम्मीद की थी। एम्प्रेस की सेना उसके पैलेस की ओर जाने वाली सभी चेक पॉइंट पर घाट लगाकर बैठी थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम 5 साल पहले एक सीक्रेट पैसेज तैयार कर लोगे जो हमें डायरेक्टली पैलेस में ले जाएगा। अब आओ हम शो का आनंद ले। वो असैसन बोलती है, तुम बहुत शोर करते हो। इसी के साथ हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनर एम्प्रेस के गेटअप में तैयार हो रही होती है। तभी बाहर से कोई बोलता है, यूनर क्या तुम तैयार हो गई? वो बोलती है, हाँ चलो चलें। जिसके बाद हमें बाईजुई और बाई किंगर को दिखाया जाता है, जहाँ बाईजुई होश में आ गई होती है, जिसे देख बाई किंगर इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जिसे देख एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बोलती है, मोम क्या हो रहा है? क्या वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं? उसकी माँ बोलती है, सिली गर्ल, न्यू ईयर स्नोफॉल से पहले नहीं आती। इस पर वो छोटी बच्ची बोलती है, लेकिन रात हो चुकी है, कोई सोने क्यों नहीं जा रहा? उसकी माँ बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें खुद एम्प्रेस ने बुलाया है। वहीं एम्प्रेस के सैनिक आने वाले लोगों को किसी प्रकार का पेपर दे रहे होते हैं, जिसे उस बच्चे की माँ उनसे 2 पेपर लेके एक अपनी बेटी को दे देती है। वो बच्ची इस पेपर को लेके बोलती है, क्या एम्प्रेस भी सोने नहीं जाएगी? उसकी माँ बोलती है, ये सही है, वो इस दिन के लिए इतनी मेहनत कर रही है कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही। क्या तुम भी उनकी सबसे बड़ी फैन नहीं हो? ये सुन के वो बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, अब हम सभी को उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, हम उनकी सफलता और खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एम्प्रेस के लिए प्रेयर करने लगते हैं। इसी के साथ एक घर के ऊपर हमें एक ब्लैक शैडो को दिखाया जाता है, जो कि ब्लड रिवर सेंस्टर होता है। वो बोल रहा होता है, ओहो अल्टार सेट हो गया है और अनगिनत सिटीजन अपना ब्लेसिंग देने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनर हेवन और अर्थ रिचुअल के लिए तैयार है और आसपास पवित्र वस्तुओं को डिटेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानदार, मैंने इमेजिन भी नहीं की थी यूनर ने इस तरह के मामले में कुछ तैयारी नहीं किया होगा, लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं हूँ। इसके बाद हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। एक बार जब वो ब्रेक थ्रू कर लगी तो वो साथी वो पीछे मुड़ के बोलता है, इसके बारे में क्या मेरे डियर फ्रेंड? लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। जो देख वो बोलता है, क्या वो चली गई? मुझे यहाँ लाकर खुद अपना फेस शो नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा, मेरी कुछ ब्रेथ तो बचा लो। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, एक बार यूनर मेरे हाथ में आ गई तो मैं इस लेन देन का चार्ज बनूंगा। इसी के साथ हम यूनर को देखते हैं, जिसके पैरों के नीचे से बहुत से एनर्जी से बने हाथ निकल के उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही उसके बॉडी में अजीबोगरीब रिएक्शन होने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। साथ ही उसके बॉडी से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिससे उसके सभी गार्ड उड़कर उससे दूर हो जाती है। एक गार्ड परेशान होते हुए बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? वहीं हम यूनर को देखते हैं, उसके पूरे बॉडी पर ब्लड रिवर कल्ट का मार्क अपीयर होने लगता है। तभी उसके पीछे ब्लड रिवर सेंस्टर आके बोलता है, फाइनली तुम अब मेरी हो यूनर। उसे देख एम्प्रेस के सभी गार्ड अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं, ब्लड रिवर बास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उन सभी के ऊपर भी ब्लड रिवर मार्क अपीयर होने लगता है, जिससे देखो हैरान हो जाती है। वो ब्लड रिवर सेंस्टर बोलता है, तुम मुझे ग्रेट सेंस्टर कहो। जिसके बाद वो बोलता है, यूनर तुम्हारी लाइफ एंड डेथ का रियल अब ब्लड रिवर शील्ड के साथ ब्रांड होगा। वहीं इस चीज से यूनर को बहुत ज्यादा पेन
हो रहा होता है। इसी के साथ वो ब्लड रिवर मार्क की मदद से यूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी खोपड़ी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि यूनर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी ब्लड रिवर सेस्टर बहुत हैरान हो जाता है और यूनर को छोड़ देता है, जिससे यूनर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है, मैंने अभी क्या सेंस किया, क्या इसका मतलब यह है कि हेवन एंड अर्थ रिचुअल बेकार था, इम्पॉसिबल। जब मैंने उस शील को लगाया तो मुझे लाइफ एंड डेथ रियल्म के किसी एनर्जी का एहसास हुआ। क्या वो तभी अपने MC तेजी से उसके पीछे अपीयर होके अपना पंच सीधे उसके फेस पर मारता है, जो खाके वो उड़ते हुए एक चट्टान से जाकर टकराता है। शेन बोलता है, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। यह बात सुन के वो हैरानी से सामने की ओर देखता है, जहाँ अपना MC फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है। उसे देख ब्लड रिवर सेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। पिछले 100 सालों के दौरान मैंने तुम्हें सर्च किया और मैंने ये कंफर्म किया है कि तुम मर चुके हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि तुम वापस आ सको। तभी वहाँ यूनर आते हुए बोलती है, इसमें इतना इम्पॉसिबल क्या है। और गाइस जिसे हमने पहले देखा था वो यूनर का पपेट था। शेन यूनर से बोलता है, यूनर तुम कैसा फील कर रही हो। वो बोलती है, जब तक मास्टर मेरे साथ है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से उस पपेट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सुन के ब्लड रिवर सेस्टर हैरान होकर बोलता है, क्या वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पपेट था। आखिरकार स्कल्प्टिंग डिवाइनिटी रियल्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से लाइफ और डेथ रियल्म के पर्सन के ओरा के साथ फोर्ज करके एक पपेट बनाने में सक्षम कैसे हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमने पहले ही लाइफ और डेथ रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। शेन बोलता है, तुम अब भी पहले जैसे ही हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए ब्लड रिवर ट्रूप्स के आगे बढ़ने की न्यूज डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। यदि ऐसा है तो डेफिनेटली तुमने कहीं और प्रिपरेशन की प्लान बनाई है और वास्तव में ये एक अच्छा मूव था और तुरंत वुजी सेक्ट के लिए जाना तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये देखते हुए कि यूनर अपने बॉर्डर्स पर कड़ी नजर रख रही है, तुमको उसकी सावधानी पूर्वक नेचर का एडवांटेज उठाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए तुमने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो रिचुअल की तैयारी कर रही होगी और ब्रेक थ्रू कर रही होगी तब उसके पास कोई बैकअप नहीं होगा। बाकी तो तुम जानते ही हो कि आगे क्या हुआ। क्या हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट था? अगर तुम थोड़ा और अधिक सतर्क होते और आज रात अपना मूव नहीं चलते तो शायद चीजें अलग होती। हालांकि मैंने तुमको खुद को इतनी जल्दी एक्सपोज करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इससे पहले कि तुम अपना मूव चलते तुमने अपने स्पेल को चिल्ला के खुद को एक्सपोज कर दिया। तुम जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपने सभी कार्ड एक साथ टेबल पर रख देना, इसका केवल यही मतलब हो सकता है कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है जिसे तुम अपनी जीत के लिए पूरी तरह से श्योर हो। इसने मुझे फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। शेन की ये बात सुन के ब्लड रिवर सेस्टर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर शेन से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड शेन, कह रहे हो कि मैं अब भी पहले जैसा हूँ, लेकिन क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? 100 साल पहले भी तुमने मेरे प्लान को बर्बाद करके मुझे मरने के कगार पर ले गए थे, फिर भी मैं किसी तरह बचने में कामयाब हो गया था। तो तुम जानना चाहते हो कि मेरा साथ कौन दे रहा है? क्या तुम हम सभी को एक झटके में बाहर लाना चाहते हो? बहुत अच्छा। इसी के साथ वो अपने पास मौजूद खोपड़ी के साथ कुछ करने लगता है और बोलता है, क्या तुम अब भी देखती रहोगी? अगर मुझे कुछ होता है तो हमारा डील खत्म हो जाएगा, इसलिए किंग ऑफ असैसिन मुझे आके बचाओ। ये सुनते ही वो असैसिन अपने स्वॉर्ड के साथ यूनर के पीछे से अटैक कर देती है, जिससे देख यूनर बहुत हैरान हो जाती है। तभी शेन यूनर के सामने आके उसके स्वॉर्ड को अपनी सिंगल हैंड से रोक लेता है। यूनर हैरान होकर बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सेकंड जूनियर सिस्टर है। ये सुन के शेन भी हैरान हो जाता है और फिर हमें इस असैसिन के बारे में बताया जाता है। ये शेन की सेकंड डिसाइपल सुरुओ है। उसे देख शेन बोलता है, क्या ये सच में तुम हो सुरुओ? तुम्हें क्या हुआ है? तभी सुरुओ MC से दूर हट के फेस को छुपाने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती। ये सब देख ब्लड रिवर सेस्टर हंसते हुए बोलता है, जब तुम ये सारी बकवास कर रहे थे तो क्या तुमने उम्मीद की थी कि कुछ ऐसा होगा? तुम इंतजार करो, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ये सुन के MC की सटक जाती है और वो ब्लड रिवर सेस्टर पर एक अटैक कर देता है और फिर गुस्से से बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। तभी सुरुओ शेन पर हमला कर देती है, जो देख यूनर बोलती है, जूनियर सिस्टर ऐसा मत करो। वहीं MC सुरुओ के अटैक को डॉज कर लेता है, पर इसे यूनर घायल हो जाती है। तभी सुरुओ बोलती है, तुम अपने आप से झूठ क्यों बोल रही हो? तभी MC बहुत गुस्से में उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसे सेंस कर सुरुओ शेन पर अटैक कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। पर वहीं शेन ने बस अपनी 2 उंगली से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर गुस्से से सुरुओ से बोलता है, हम एक ही सेक्ट के एक फैमिली की तरह हैं, कारण चाहे जो भी हो तुमको अपनी सीनियर सिस्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सुरुओ बोलती है, तुम बहुत सिमिलियर हो। इसी के साथ वो MC से अपने स्वॉर्ड को छुड़ा के वापस से उस पर अटैक करते हुए बोलती है, मैं अपने ब्लेड को तुम पर टेस्ट करूंगी। पर MC उसके अटैक को इजिली काउंटर कर लेता है। वहीं उन दोनों को फाइट करता देख यूनर उन्हें रोकते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज आप दोनों रुक जाइए। जूनियर सिस्टर तुम सिर्फ खुद से झूठ बोल रही हो, ध्यान से देखो
ये खुद मास्टर है और तुम हम पर संदेह क्यों कर रही हो। सेन बोलता है यूनर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी सुरुओ एमसी के पास से टेलीपोर्ट होके यूनर पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और साथ ही बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आप अपनी लाइफ मुझे दे दीजिए। सुरुओ का अटैक यूनर को लगने ही वाला होती है, तभी एमसी तेजी से सुरुओ पर अटैक करके यूनर को बचा लेता है। जो देख सुरुओ अपने मन में बोलती है क्या वो बच गई। तभी एमसी एक सीरियस टोन में बोलता है सुरुओ तुम जिस तरह से मेरे हमलों से बचने में सक्षम हो ये सब शिफ्टिंग मिरर के बदौलत है जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम अपने सेक्ट के खिलाफ अपने स्वॉर्ड को उठाना चाहती हो। और एमसी ये सब बेहद गुस्से में बोल रहा होता है। जो देख एक पल के लिए सुरुओ भी घबरा जाती है और फिर बोलती है तुम मास्टर नहीं हो। सेन बोलता है क्या ऐसा है। साथ ही वो पलक झपकते ही सुरुओ के पास आ जाता है। जो देख सुरुओ हैरान होकर मन में बोलती है वो बहुत फास्ट है। साथ ही सेन उस पर अटैक कर देता है और वहां एक जोर से ब्लास्ट होता है। ये सब देखकर यूनर को पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है जहां हम देखते हैं यूनर और सुरुओ एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं। सुरुओ यूनर से बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आपने मुझे जाने से क्यों रोका। यूनर बोलती है मास्टर अभी जिंदा है वो सिर्फ स्पेकुलेशन में गए हैं तुम रूमर्स पर बिलीव मत करो वो मरे नहीं है। लेकिन सुरुओ यूनर पर अटैक करते बोलती है झूठ मैंने अपनी आंखों से उनकी लाश को देखा है तुम मुझे फूल नहीं बना सकती। यूनर बोलती है इम्पॉसिबल मैंने भी वो देखा था लेकिन वो सच नहीं है हमें कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है अगर तुम अभी गई तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगी। सुरुओ बोलती है हेवनली कंक्वायरिंग हॉर्नरेड मुझे यकीन है अपराधी का नाम सुन के तुम डर गई होगी लेकिन मैं नहीं डरती मैं अपने मास्टर का बदला लूंगी। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एमसी और सुरुओ अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तब यूनर एमसी के सामने आके उसे रोकते हुए बोलती है प्लीज मास्टर मैं आपसे विनती करती हूँ चलिए पहले सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तभी अचानक से यूनर के बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है और उसके पूरे बॉडी पर ब्लड रिवर कल्ट का मार्क अपीयर होने लगता है और ये सब करने वाला ब्लड रिवर सिस्टर होता है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है मैंने इसे कर दिया अब तुम मेरी हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों सिस्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाईजुई कहीं जा रही होती है और बाई किंगर उसके पीछे आते हुए बोल रही होती है सिस्टर आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए। वो बोलती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है मैं पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ढीला रही हूँ और अब तुम हमारे ग्रेट एंसेस्टर की टीचिंग को भूल गई हो। मुझे बताओ उस आदमी द्वारा मुझे बचाने के बाद क्या तुमने उसे हमारे मिशन के बारे में इन्फॉर्म किया। बाई किंगर बोलती है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती हमारा टास्क था हेवनली बुक के मास्टर को ढूंढना और उन्हें प्राइज पोजीशन सौंपना नहीं तो हमारे 100 फ्लावर ग्रुप को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर मैंने ये किसी को बताया हो तो मुझ पे बिजली आके गिरे और मेरी दर्दनाक मौत हो जाए। लेकिन सिस्टर इसका हमारे सीनियर के पास जाने से क्या लेना देना है। तभी बाई किंगर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जो देख बाईजुई तेजी से जाकर बाई किंगर को अपने गोद में पकड़ लेती है। वहीं ये सब किंगर के बॉडी पर बने ब्लड रिवर कल्ट के मार के वजह से हो रहा होता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है ये बहुत दर्द कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे बॉडी पर कीड़े रेंग रहे हैं और मुझे काट रहे हैं। ये देख जुई घबराते हुए बोलती है क्या ये ब्लड रिवर मार का इफेक्ट है। तभी उसे और भी लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जो देख उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो सामने की ओर देखती है जहाँ पूरे सिटी के लोगों पर वो मार्क होता है और उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। तभी जुई की बॉडी पर भी वो मार्क अपीयर होने लगता है। जो देख वो अपने मन में बोलती है तो ब्लड सील असेंबल होना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ हमें यूनर को दिखाया जाता है जहाँ उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। जो देख सेन सीधे ब्लड रिवर सेंटर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी सुरुओ उसके सामने आके सेन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और बोलती है ये हमारे डील में नहीं था। तभी ब्लड रिवर सेंटर सुरुओ को एक पंच मारता है जिससे वो उड़ते हुए पीछे की ओर फेंक जाती है और फिर वो बोलता है तुम लेट हो सुरुओ। ब्लड रिवर मार्क ने यूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे पास एकत्रित कर दिया है और अब मैं लाइफ और डेथ थ्योरम के तीसरे ट्रिबुलेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जब तक मार्क रहेगा मैं इनविजिबल हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सील ऑफ हेवन को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो इससे पहले कि मैं यूनर पर अपना हाथ रखूं। अपने चारों ओर देखो क्या ऐसा लगता है कि हम इक्वल शर्तों पर हैं। नहीं वास्तव में नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। तभी सेन तेजी से आके जोर से अपना किक ब्लड रिवर सेस्टर को मारता है जो खा के वो उड़ते हुए पीछे की ओर जाके एक चट्टान से टकराता है और साथ ही चिल्लाता है तुम सेन बास्टर कहीं के लेकिन अब कुछ भी मुझे नहीं मार सकता। तुम 100 साल पहले मुझे मारने में फेल हो गए थे और अब तुम उस फेलियर को रिपीट करोगे। साथ ही वो अपनी हड्डी की खोपड़ी को खोल देता है जिससे यूनर की एनर्जी और भी तेजी से उस खोपड़ी में जाने लगती है और उसे और भी ज्यादा पेन होने लगता है। साथ ही ब्लड रिवर सेस्टर बोल रहा होता है भले ही तुम लाइफ एंड डेथ रियल में हो लेकिन निश्चित रूप से मेरे जैसे सेम हाइट पर नहीं पहुंचे हो। चाहे तुम कुछ भी अचीव कर लो लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब ब्लड रिवर मार्क अब केवल रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट आर्ट है। इस स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से बड़ा कोई होली आर्टिकल्स नहीं है। हा हा
हाँ, अब तुम सभी मेरे इस इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा बनो। इसी तरह से पूरे कांगेन कॉन्टिनेंट को सैक्रिफाइस करके मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। इस बार मैं जीत गया। तभी शेन की आवाज आती है, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे अंदर इतना करेज कहाँ से मिला, तो तुम्हारे पास ये हिम्मत स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। वहीं शेन उसके ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और वो बिल्कुल सही सलामत होता है। जो देख ब्लड रिवर एंसेस्टर बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है मेरी होली आर्टिकल ब्लड रिवर मार्क उसे अवॉइड कर रही है। तभी शेन बोलता है, इस मामले में मैं तुम्हारा फादर हूँ। इसी के साथ वो हेवनली बुक का यूज करने लगता है। जो देख ब्लड रिवर एंसेस्टर की फटके चार हो जाती है। साथ ही वो शोक के साथ घबराते हुए बोलता है, क्या हेवनली बुक ने तुमको रिकॉग्नाइज कर लिया? इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं एमसी ने हेवनली बुक की मदद से ब्लड रिवर एंसेस्टर को पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। तभी शेन बोलता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, डेफिनेटली मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी चीज अपने क्रिएटर को पहचान लेगी और मैं उस चीज से बोल रहा हूँ जिसे तुमने अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, गद्दार बच्चे। एमसी के इतना बोलते ही खोपड़ी से सभी एनर्जी निकल के वापस सभी लोगों के पास चली जाती है और वो खोपड़ी नॉर्मल होके नीचे गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं और उनके बॉडी से वो मार गायब होने लगता है। साथ ही वो सूर्य की बॉडी से भी वो मार गायब हो जाता है और यूनर के बॉडी से भी गायब हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के कारण वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी शेन जाकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर ब्लड रिवर एंसेस्टर घबरा के चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कुछ शब्द से इस आर्टिकल ने होली डिवाइनिटी को नकार दिया। मैंने इसके लिए इतना हार्ड वर्क किया था, क्यों मैंने तुम्हारे स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट क्रिएटर होने के बारे में एक भी बात क्यों नहीं सुनी? क्या मेरा हार्ड वर्क बेकार था? शेन बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, मैं तुम्हारा मांस तुम्हारे हड्डी से अलग कर दूंगा या मैं तुमको जिंदा उबाल दूं। अब चूज करो, तुम कैसे मरना चाहोगे? तभी ब्लड रिवर एंसेस्टर अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है। जो देख शेन बोलता है, तुम कभी भी नहीं बदले, यहाँ तक कि थोड़े से भी उस्काने से तुम इसी तरह भड़क उठते हो और तुम शुरू अपनी सीनियर सिस्टर के डेंजर में होने के बावजूद तुमने अपना ब्लेड दुश्मनों पर चलाने के बजाय अपने ही सीनियर सिस्टर पर चलाने का निर्णय लिया और इसके लिए मैं तुमको बर्दाश्त नहीं करूंगा। 3 दिन, तुम्हारे पास 3 दिन है, अपने आप को वाइप करो और सेक्ट में लौटो, तुम्हें अपने आप को समझाने का मौका मिलेगा। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद सूर्य भी वहां से चली जाती है। वहीं एक चट्टान के पीछे से बाइजू ये सब देख रही होती है और बोलती है, हमने ढूंढ लिया। और यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।